अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद। और आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है इंतहाई अहम है और हमारी अक्सर ख़वातीन जो है उनका एक मसला होता है छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, दिनार कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं डॉक्टर नबीला जावेद साहिबा। इनसे आज हम तफसील से बात करेंगे छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी अलामात क्या हैं, इसको किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है और फिर क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या ये काबिल इलाज है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं दिनार कैंसर हॉस्पिटल की। काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है, काफ़ी सारे मरीज जो है वो यहाँ से सेहतयाब हो चुके हैं। ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके जो पेशेंट्स हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन अभी तक हम किसी एक वजह को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है कि जी ये वाला कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये इस वजह से हुआ। ठीक है। कुछ अवामिल होते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। जी। कि अगर वो रिस्क फैक्टर किसी खातून के अंदर हो तो हम ये कहते हैं कि इस खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। ठीक है। एज कम्पेयर टू दूसरा ग्रुप जिसके अंदर ये रिस्क फैक्टर नहीं है। सही। मेरे ख्याल में रिस्क फैक्टर का जानना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? जी हाँ, देखिए, औरत होना जी बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक। क्यों? इसलिए कि ये बीमारी 99% औरतों में होती है और 1% मर्दों में होती है। अच्छा, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर है? हाँ, 1%। अच्छा जी, शायद आपके लिए ये मालूमात नहीं हो। जी बिल्कुल। तो 99% औरतों में और 1% जो है वो मर्द में। तो बजाते खुद औरत होना ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जी कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक। इसके अलावा वो बच्चियां जिनकी मिनार्की एक मेडिकल टर्म है लेकिन मैं उसको बता देती हूँ कि एक खास मुद्दत पर बच्चियों को माहवारी आना शुरू हो जाती है और उसकी खास एज होती है जी। ठीक है। और एक खास एज के अंदर ये माहवारी बंद हो जाती है, लाइक 40s या 50s के अंदर। मतलब एक नॉर्मल कुदरत की तरफ से जो साइकिल रखा गया है, ये एक नॉर्मल साइकिल है। ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्ची को इस एज से पहले मेंसेस शुरू हो जाए और 50 के बाद भी जारी रहे तो ये एक रिस्क फैक्टर में आता है। हाँ जी, रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जी वो तमाम खवातीन जो कि जिनकी औलाद नहीं है, अच्छा, इनफर्टिलिटी, वो भी इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा वो खवातीन जो कि बड़ी उम्र में हो के शादी करती हैं और उनका पहला बच्चा 35 साल की उम्र के बाद पैदा होता है, अच्छा, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। सही। ओबेसिटी या वजन का बढ़ जाना, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वजन का बढ़ जाना जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं जी, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है। तो ये, और इसके अलावा कुछ मरीजों के अंदर ये मोरूसी भी है। ठीक है। ऑल्दो जेनेटिकली उसकी परसेंटेज बहुत कम है, 6% है, बाकी 94% तो एट रैंडम ही होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर सही हो सकता है। फिर एक और जो चीज बहुत ज्यादा प्रवेल करती है हमारी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि खवातीन जो है जब बच्चों में स्पेसिंग करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इनका बच्चा जो है 3 या 4 साल के बाद आए, तो उसके लिए वो हार्मोन की टैबलेट इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वो विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर करती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, वो कहती हैं जी हमसाई की खातून ने, मेरी फ्रेंड ने ये इस्तेमाल की, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम, तो मैं भी वही दवाई इस्तेमाल करूंगी। मुजरमाना फेल क्या है? वो ये है कि जब उसका हस्बैंड ये लेके दवाई फार्मेसी में जाता है, कभी किसी फार्मासिस्ट ने कहा या कभी किसी दवाई देने वाले दुकानदार ने कहा कि आपको ये दवाई किसने लिख के दी है, आप नुस्खा वो साथ लाएं, नुस्खा साथ लेकर आए। सही। ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं वो बहुत आसानी से के साथ मिल जाती हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। सही। मतलब ऐसी अद्वियात हमारे पड़ोसी ने इस्तेमाल की, जी मैं तो शुगर में ये खाती थी, आप भी खा लें, बिल्कुल, तो हमारी वालदा, हमारी बहन ने वो चीज इस्तेमाल की और उसका रिएक्शन हुआ और कुछ हुआ, तो ये सारे रिस्क फैक्टर में आ गए। जी हाँ। अच्छा, अब इनको खवातीन जो है वो एक आम सी खवातीन है, देहात की रहने वाली है, शहर की रहने वाली है, वो खुद से
किस तरह इसको डायग्नोज कर सकती है, इसका कोई तरीकाकार भी है? जी हाँ जी बिल्कुल है। देखिए सबसे पहले तो खवातीन जो है उनको ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो अगर आप अपनी ब्रेस्ट में देखते हैं तो आपको फौरन किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक गिल्टी जो ब्रेस्ट के आसपास है, अगर वो गिल्टी जिस्म के किसी और हिस्से में है तो क्या वो भी कैंसर का बायस बन सकती है? देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैंसर है क्या। जी, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितनी चीजें पैदा की हैं सब एक निजाम के तहत चल रही हैं। ठीक है, इंसानी जिस्म अल्लाह ताला ने पैदा किया, सेल से मिलकर बनता है। हर सेल का अपना काम है, अपना काम करने के बाद वो इस साइकिल से आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नज़्म-ओ-ज़ब्त टूट जाता है, ठीक है, और सेल्स जो है वो गैर फितरी अंदाज से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तो बॉडी के जिस हिस्से में ये वाला फेल चल रहा होता है, गैर फितरी अंदाज में सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे थे, तो उस जगह पे गिल्टी बन जाती है, सही, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, अब देखिए हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। अच्छा, जी हाँ, अगर हमारे पास 10 खवातीन है और वो 10 की 10 कहती हैं कि हमारी छाती के अंदर ट्यूमर है, गिल्टी है, जी, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 की 10 कैंसर की हों। ठीक है, उसमें से 2 कैंसर की होंगी और 8 विजिटर होंगी। सही सही सही। तो सबसे बड़ी अलामत जो हो सकती है ये मैं नहीं कह रही कि होती है, मैं कह रही हूँ कि हो सकती है, वो लंप है, गिल्टी है छाती में होना। ठीक है, लेकिन उसको छुपाने जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो आपकी गिल्टी दर्द करती है या नहीं, चाहे वो नहीं करती। एक मिसकंसेप्शन ये भी है, अच्छा, कि जो दर्द करती है हाँ, वो तो कैंसर नहीं हो सकती। नहीं, ये उल्टा ही हो रहा है। अच्छा जब खवातीन हमारे पास आती हैं जी कितने बड़ी बड़ी गिल्टियों के साथ, और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने देखा नहीं ये गिल्टी आपकी छाती में है, कितनी बड़ी गिल्टी है, आपको बिल्कुल एहसास और नहीं जी इसमें दर्द नहीं हो रहा। हाँ पता था 2 साल से है, लेकिन चूंकि इसमें दर्द नहीं होता था तो हमने इतनी वैल्यू नहीं दी, हमने इसकी वैल्यू नहीं दी। अब ये दाना फट गया है तो हम इस वजह से आए हैं। तो आपकी इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर छाती के अंदर आप कोई गिल्टी महसूस करते हैं जी और वो दर्द नहीं कर रही तो वो कैंसर की अलामत हो सकती है। सही, ठीक है। छाती में गिल्टी आपने एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़नी, चाहे उसमें पेन है या नहीं है, नहीं आपने उसको नहीं, वो आगाह करना है। हाँ, आगाह करना है। अच्छा, अब वो चेकिंग की बात हो रही थी कि खवातीन जो हैं घरों में शर्माती हैं, अपना चेकअप खुद नहीं कर सकती, तो अगर कोई खातून करना भी चाहे चेकअप अपने लिए, तरीकाकार क्या हो सकता है? वो मतलब कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहें कि खवातीन घर में बैठकर उनको मालूम हो जाए कि हमने अपने आप को किस तरह चेक करना है? ठीक है जी। देखिए मैंने अभी भी आपको कहा कि सबसे पहली बात ये कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज देखेंगे। सही है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, हर खातून को, हर बच्ची को अपने जिस्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कैसे पता होना चाहिए जी? उनको इस तरह से पता होना चाहिए कि उनकी छाती या ब्रेस्ट, उसकी साख्त कैसी है, ठीक है, ठीक है, उसकी स्किन कैसी है जी, उसकी निपल जो है वो कैसी है, बाहर है अंदर है, ठीक है, ठीक है, कहीं कोई गिल्टी तो नहीं है। सही, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी की जो कुदरती साख्त है वो कैसी है। ठीक है, ठीक। फिर आप अगर उसमें फिर कोई तब्दीली आ रही है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमें अपनी बॉडी को देखना चाहिए और उसकी जो एक साख्त है, उसकी जो बनावट है, उस पे हमें पता होना चाहिए कि इस किस्म की बनावट है, अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। इसके लिए मैं आप एक पुटिंग एग्जांपल देती हूँ कि काफी दफा ऐसा होता है कि माए बच्चियों को लेकर आ जाती है कि जी आप देखें ये बच्ची का एक ब्रेस्ट छोटा और एक बड़ा है जी, ठीक है, ये एक क्या फितरी या नेचुरल वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, कि एक ब्रेस्ट छोटा है और एक, ठीक है। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि जी आपने कब नोट किया, जी हमने अभी तो कल ही तो देखा, और हम घबराहट में आपके पास आए, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप कम से कम ये बदन अल्लाह ने अमानत के तौर पे हमें दिया है, आप इसका ख्याल करें जी। आप बच्चों को बताएं कि उनको अपने जिस्म के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, उस वक्त तक एबनॉर्मल चीज जो है वो नोट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, मतलब वो आपको एबनॉर्मल लगेगी ही नहीं, क्योंकि आपने कभी नोट ही नहीं किया। अच्छा, ये तो हो गई कि खवातीन अपने आप को घर में चेक कर सकती हैं, उनको अपनी बॉडी की साख्त का पता होना चाहिए, और अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें।
उसके बाद आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को वो गिल्टी फील होती है और डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि जी आपको कैंसर हो सकता है, तो उस इलाज का पहला जो मरहला है, पहली जो सीढ़ी है, वो क्या होती है? मेमोग्राफी होती है, रेडिएशन होती है, क्या होती है? देखिए जी, जब भी कोई खातून ये डिटेक्ट करे कि मेरी छाती में गिल्टी है, तो सबसे पहले तो ये उसको अवेयर करना चाहिए अपने घर वालों को। ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए। सही, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज ये भी है ना, स्टिग्मा, कि बहू जो है वो सास को बताई है कि मेरी छाती में गिल्टी है, तो सास उसको कह देती तुम बच्चे को दूध पिला रही हो ना, ये दूध वाली गिल्टी है। वो खुद ही डॉक्टर बन जाती है। हाँ, वो खुद डॉक्टर बन जाती है। सही, ये दूध वाली गिल्टी है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगी, मुझे भी बन गई थी। सही सही, ये एक मिसकंसेप्शन है। सपोज, ठीक है, अगर वो सपोर्टिंग है तो हस्बैंड सपोर्टिंग है तो वो उसको लेकर सर्जन के पास जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर्जन उसको एग्जामिन करेगा और अगर वो समझेगा कि वाकई कुछ ऐसी बात है तो सर्टेन टेस्ट एडवाइस कर देगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? जी, जो बच्चियां छोटी उम्र की हैं, 20 साल से लेके 40 साल तक, जी, इसमें हम मेमोग्राम एडवाइस नहीं करते। अच्छा, जी हाँ, इसके अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड, सिंपल एक अल्ट्रासाउंड हम एडवाइस करते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि गिल्टी जो है वो सख्त है या उसके अंदर पानी है। फिर उसके बाद फर्दर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर तो औरत 40 साल की है या उससे बड़ी है, जी, तो सर्जन उसको मेमोग्राम एडवाइस कर देगा। ठीक है। सपोज अब इस मेमोग्राम के अंदर जो रिपोर्ट आई है वो सस्पिशियस है। ठीक है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि ये लग सकती है, हो सकता है, कैंसर हो सकता है। जी, फिर उसको कहाँ जाना चाहिए? दोबारा सर्जन के पास जाएंगे। सर्जन जो है उस गिल्टी में से नीडल के जरिए, जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं, ठीक है, नीडल के जरिए कुछ सेल्स लेंगे, ठीक है, और उसकी स्लाइड्स बना के वो पेशेंट को देंगे और कहेंगे जाके किसी अच्छी लेबोरेटरी से इसका टेस्ट करवा के लिए। ठीक है। अब हस्बैंड ने वो टेस्ट करवा लिया, रिपोर्ट आ गई कैंसर। ठीक ठीक, जब रिपोर्ट आ गई कैंसर तो फिर हमने क्या करना है, ये देखना है कि अगर ये रिपोर्ट कैंसर की आ गई है तो पेशेंट को हम दोबारा एग्जामिन करते हैं। सही, और डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ताकि ये बीमारी, हाँ, ताकि एक तो ये कंफर्म हो जाए और दूसरी बात ये कि ये जो बीमारी है छाती की, ये जिस्म के किसी और हिस्से में तो नहीं फैल गई। ठीक, सही, ये इसमें सीटी स्कैन भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर बोन स्कैन भी आ सकता है। सही, इसके अंदर रिसेप्टर स्टेटस है, हिस्टोपैथोलॉजी, सो मेनी थिंग्स, काफी सारी चीजें, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो गिल्टी लोकलाइज है, जी, लोकलाइज से क्या मुराद है? हाँ, अगर तो गिल्टी छोटी है और सीने के अंदर है। अच्छा, ये लोकलाइज कहलाता है। हाँ, लोकलाइज कहलाता है। ठीक है, और वो बगल तक अभी नहीं गई। अच्छा, हाँ, ठीक है। ब्रेस्ट की जो गिल्टी है उसके बगल तक जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए कि वो लिम्फ नोड्स हैं उसके। सही, सबसे पहले जो बीमारी छाती से जाती है, कहाँ जाती है? बगल में जाती है, इसलिए नोड्स को वो हाँ इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व करती है। अगर तो छाती गिल्टी जो है वो सिर्फ छाती के अंदर है, ठीक है, ठीक है, तो सर्जन उसको ऑपरेट करते हैं। सही, ऑपरेशन के दो तरीके हो सकते हैं। जी, अगर तो यंग पेशेंट है, वो चाहती है कि मेरा ब्रेस्ट जो है वो सेफ रहे, अच्छा, मैं मेस्टेक्टमी नहीं कराना चाहती, ठीक है, या मैं पूरा ब्रेस्ट नहीं निकलवाना चाहती, तो उसका एक तरीका ये होता है कि फिर सर्जन जो है वो गिल्टी को रिमूव कर देते हैं, गिल्टी को रिमूव करते हैं और आसपास का एरिया जो है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, साथ ही वो बगल की भी थोड़ी सी सर्जरी करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि बगल जो है उसमें कोई कैंसर के सेल्स तो नहीं चले जाए। ठीक है, फिर जब ये सर्जरी वाला मरहला, ये एक मरहला है सर्जरी का, ठीक है, और सर्जरी भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। यानी पहले ये था कि उसको डायग्नोज किया गया, हाँ, टेस्ट हुए मुख्तलिफ किस्म के, उसके बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि ब्रेस्ट में कैंसर है तो दो तरीके हैं, या तो ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा, हाँ, या वो गिल्टी रिमूव की जाएगी और उसके साथ जो बगल का कुछ एरिया है, हाँ, वो क्लियर किया जाएगा। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं स्टेज के ऊपर। अच्छा, कि कौन सी स्टेज है। जो अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2, उसके अंदर हम औरत की छाती बचा सकते हैं। अच्छा, जो उसकी फेमिनिटी जो है वो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। लेकिन एडवांस केसेस के अंदर जो है वो फिर ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं कि डायग्नोज भी हो गया, टेस्ट भी हो गए, सारा कुछ, और बात पहुंच गई उसके इलाज तक। तो उसमें जो है कीमोथेरेपी का हम नाम सुनते हैं, ये किस तरह का प्रोसीजर होता है और क्या इसमें पेशेंट को तकलीफ भी होती है या नहीं? देखिए, आप पेशेंट जो है ना हमारे पास आ गया दिनार में, जी, ठीक है, हमने उसकी रजिस्ट्रेशन कर ली है,
फिर उसके बाद हमने इसके फाइल बना ली है जी। फिर हमने उसकी हिस्ट्री ली है और उसके बाद हमने उसका एक स्टेजिंग वर्कअप किया है। स्टेजिंग वर्कअप का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे हमें ये पता चल जाता है कि बीमारी जो थी वो छाती के अंदर थी, जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं फैली। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है कीमोथेरेपी का। ठीक है। कीमोथेरेपी दरअसल वो ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर को किल करने के लिए सही दी जाती हैं। ठीक है। ये जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं, देयर आर सो मेनी ड्रग्स, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू स्टेज और उसके जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं उसके मुताबिक हम देते हैं। ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स जी, वो हम ड्रिप में डाल के पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है। और ये साइकिल रिपीट होता है हर 3 हफ्ते के बाद। सही, यानी हर 3 हफ्ते के बाद वो ड्रिप दोबारा लगती है। दोबारा लगती है। ठीक है। अब रिएक्शन की तरफ। हाँ, फिर अच्छा, हर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जो हम पहले से पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। सही। कुछ उनको पता भी होता है और कुछ हम एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि वो बेचारे घबराएं नहीं घर में जाकर। सही। उनको वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है। ठीक है। खाना खाने को दिल ना चाहता हो, ये भी हो सकता है कीमोथेरेपी के बाद। हाँ, कीमोथेरेपी के बाद। पेट खराब हो सकता है। सही। ठीक है। कमजोरी महसूस हो सकती है। ठीक है। और अक्सर पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पहली कीमोथेरेपी के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि बॉडी आपकी जो है वो उन ड्रग्स के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, नहीं होती, तो वो चीज उसके लिए नई होती है, तो वो ज्यादा रिएक्ट करती है। सही सही। तो साइड इफेक्ट्स पहली कीमोथेरेपी के बाद जो है वो ज्यादा आते हैं। ठीक है। फिर हर 3 हफ्तों के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर तो पेशेंट की सर्जरी हुई है तो ठीक है, और अगर नहीं हुई जी, और सर्जन ये चाह रहा है कि जी गिल्टी बड़ी है और आप इसको कीमोथेरेपी देके छोटा करें, अगर ये वाला सिनेरियो होता है तो हर कीमोथेरेपी साइकिल के बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं कि जो ड्रग्स हम इसको दे रहे हैं उससे उसकी गिल्टी का साइज छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गई। मोर देन 90% जो होते हैं वो साइज भी छोटा हो जाता है, और कभी कभी इतना अच्छा वो होता है, रिस्पॉन्स होता है कि पूरी गिल्टी गायब हो जाती है। सही। ऐसा भी होता है। ठीक है। अच्छा, आप बात कर रही थी करंट, एक मतलब एक लोगों को ना समझ में आने वाली बात है जी, उधर जाएंगे तो वो तो करंट लगाते हैं। अब पागल खाना तो है नहीं कि करंट लगाया जाए। ये करंट वाली कौन सी बात थी? अच्छा, इस तरह है कि वो पेशेंट्स जिनकी सिर्फ गिल्टी निकाली गई है जी, उनको रेडिएशन की हर सूरत में 100% पेशेंट्स जो इस ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी से गुजरते हैं उनको रेडिएशन जरूरी है। हमारे आम लोग जिनको श्वाएं कहते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ आपको जी, उनको जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो पेशेंट जो है वो इस चीज का मुख्तलिफ नाम लेंगे। ठीक है। जब मेरना में थी जी तो वो कहते थे श्वाएं। अच्छा जी, श्वाएं लगेंगी, और श्वाओं से वो क्या मुराद लेते थे? वो ये मुराद लेते थे कि उधर बिजली का वो ये स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर स्विच लगाएंगे और हमें करंट देंगे। सही, सही। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिर हम उसको बिठा के समझाते थे कि बीबी देखे, आप एक्सरे करवाती हैं, आपको दर्द हुआ? नहीं जी, दर्द नहीं। आप सीटी स्कैन करवाती हैं, दर्द हुआ? नहीं। तो हम उनको कहते हैं ये जो रेडिएशन है ये भी उसकी टाइप है, आप टेबल पे लेटेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं करंट, जैसे आज मैंने प्रेजेंटेशन में जिक्र किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने करंट नहीं लगवाना। तो ये जो चीज है इसको भी थोड़ा सा मतलब लोगों पर वाज़ेह करने की जरूरत है कि रेडिएशन जो है वो करंट नहीं है। ठीक है, रेडिएशन करंट नहीं है, कोई तकलीफ इससे नहीं होती। इसी से एक मिलकर जुलता सवाल, जब आपने टू कट बियाप्सी की बात की थी कि नीडल के जरिए वो मवाद जो है निकाला जाता है और फिर उसका टेस्ट किया जाता है, हमारे यहाँ एज ए जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ जब हम देहातों में विजिट कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जहाँ तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, इसको सुई नहीं लगानी, आपने कोई नश्तर नहीं लगाना, कोई चाकू नहीं लगाना, वो जो डॉक्टर्स के अपने वेपन्स हथियार हैं जिनको हम कैंची वगैरह सीजर है, ये वो टच हो गया तो फिर ये कभी भी ठीक नहीं होगा। इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं होता जी
कि हम बायोप्सी लें और ट्यूमर फैलना शुरू हो जाए। सही। कभी भी ऐसा नहीं होता, ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। मेरे ख्याल में जो लोकल क्वैक्स हैं जिन्होंने इसको स्प्रेड किया हुआ है, बेचारे मासूम लोग, उनके जहनों को खराब किया जा रहा है ताकि वो डॉक्टर की तरफ अप्रोच ही ना करें और उनका जो है वो क्लिनिक चलता रहे। ठीक है। इसी तरह का एक वाकया मैंने भी यहाँ देखा था दिनार में, जब एक छोटी सी बच्ची थी 6 साल की, और जब डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो ये था कि इनकी टांग जो है वो काटनी पड़ेगी। इसमें उन्होंने सोचने में टाइम लगा दिया और 6 माह के बाद जब वो वापस आए तो बच्ची रिकवरेबल नहीं थी। बहरहाल इस तरह के वाकयात जो है उन इलाकों में होते हैं जहां एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। अब क्या ये काबिल इलाज मर्ज है? कितने % लोग जो है इससे सेहत याब हो सकते हैं? देखें जी, कैंसर काबिल इलाज है सही, अगर उसकी तशखीस उसकी इब्तदाई मराहिल में कर लें। सही। इब्तदाई मराहिल कौन से हैं? स्टेज 1, स्टेज 2। ठीक है। और आप वो शायद जान के हैरत होगी कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो हम स्टेज करते हैं तो उसके तो हम कहते हैं इसकी 5 स्टेजेस हैं। अच्छा। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे 5 कैसे हो सकते हैं? स्टेज 0। अच्छा। स्टेज 0, ठीक है। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। सही। आपके लिए मेरे ख्याल में स्टेज 0 जो है एक नई चीज है, हम 1 से उसको काउंट करते हैं। हाँ जी। स्टेज 0 दरअसल वो कैंसर है कि जो हम मेमोग्राम के जरिए डिटेक्ट करते हैं। अच्छा। वो तमाम खवातीन जो कि रेगुलरली 40 साल की उम्र के बाद हर साल अपना एक मेमोग्राफी करा रही होती है। जी हाँ, तो वो मेमोग्राम के ऊपर वो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। सही। ये वो वाली स्टेज होती है कि जिसमें अभी गिल्टी नहीं बनी। अच्छा। ये वो वाली स्टेज होती है कि डॉक्टर अपने हाथों से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये एक माइक्रोस्कोपिक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं स्टेज 0। अगर तो कोई पेशेंट स्टेज 0 के अंदर डायग्नोज हो जाए तो इसकी तो 100% कि वो रिकवर हो जाएगा। 100% सही। और स्टेज 1 और स्टेज 2 ये भी काबिल इलाज बीमारियां हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन स्टेज 3 और 4 जो है वो काबिल इलाज नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली और लोगों को इसी में ही पता चलता है। जी हाँ, जब गिल्टी जो है काफी बड़ी होके जाहिर हो चुकी होती है, जाहिर भी हो चुकी होती है। और वो किस वक्त आते हैं? जब उस वक्त भी नहीं आते, वो जब गिल्टी फट जाती है उस वक्त आते हैं, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है फिर वो उसको छुपा नहीं सकते, फिर वो अस्पताल का रुख करते हैं। अदरवाइज उन्होंने उसको छुपाया हुआ होता है। सही। अब खवातीन एक तो घर में चेकअप करें और दूसरा हर महीने आए मेमोग्राफी के लिए। हर महीने मेमोग्राफी हो सकती है या हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद? नहीं, मैं आपको एक अप्रोच इस तरह से दूंगी कि देखें, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए स्क्रीनिंग टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये स्क्रीनिंग टूल्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। अगर ये 3 चीजें जो मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी हम ग्रॉस रूट लेवल पे फैला दें जी, तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले सालों में हम ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी? पहला असूल जी, उसमें है छाती का अस खुद मुआयना। ठीक है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है। वो तमाम बच्चियां जो कि 20 साल की उम्र की हैं उनको चाहिए कि जब उनके पीरियड्स खत्म हो जाएं जी, तो वो एक दिन मुकर्रर कर लें, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को देखें। ठीक है, अपना जायजा लें। हाँ, अपना जायजा लें, लेकिन उससे भी पहले आपको अपनी बॉडी की साख्त पता होनी चाहिए। ठीक है, सही। तो हर महीने ये मुआयना होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए, बच्चियों के लिए जो 20 और 30 साल के दरमियान में। ठीक है, ठीक है। 30 से 40 साल के दरमियान में हर खातून ने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो तो करना ही करना है। ठीक है, हर महीने। सही। लेकिन हर 3 साल के बाद उन्होंने किसी माहिर डॉक्टर के पास जाकर अपने ब्रेस्ट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, हर 3 साल हर 3 साल बाद, चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। ये स्क्रीनिंग टूल है। ठीक है। फिर तीसरे ग्रुप की बारी आ जाती है, वो तमाम खवातीन जो कि 40 साल और उससे ऊपर की हैं, उनको चाहिए कि वो हर साल अपना एक मेमोग्राम करवाएं। ठीक है। अगर कोई खातून इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रही है तो हो सकता है, खुदा ना करे अगर उसको कैंसर होना भी है तो वो उस स्टेज के ऊपर डिटेक्ट हो जाएगा जब वो 100% काबिल इलाज हो। ठीक है। अगर वो खातून रिस्क पर है तो बजाय इसके कि वो तीसरी चौथी स्टेज में उसको पता चले, उसको 0 में भी पता चल सकता है और पहली स्टेज में। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, स्क्रीनिंग टूल, अगर हम ये अपनी बच्चियों को किस लेवल पे, मैं समझती हूँ कि मैट्रिक एंड ऑनवर्ड, सही, अगर ये 3 चीजें जो है ना हम उनको समझा दें और किसी ना किसी तरीके से ग्रॉस रूट लेवल तक
चाहे वो अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ भी है। जिस तरह अभी देखिए हमने क्या किया, जब मैं डिफरेंट कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए जा रही थी तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि चलिए ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी, अखबार, मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया है, सारा कुछ, हर चीज इनके उसमें है, ये कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पेशेंट्स, या उन खवातीन का क्या होगा जो बहुत दूर दराज देहातों में। तो मेरे पास एक LHV आई, वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है। फिर जब मैंने उसको देखा तो मेरे जहन में एक आइडिया क्लिक किया कि हम नहीं जा सकते हर जगह, लेकिन ये LHVs जो हैं ये घर घर जाती हैं। तो फिर मैंने DHO से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह करें, ये हमारे अवेयरनेस के ब्रोशर्स ले लें और अपनी हेल्थ वर्कर्स को दे दें। ठीक है। ये जिस घर में भी जाएं उनको ये पकड़ा दें। ठीक है। उस घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा तो होगा ना जो उर्दू पढ़ सकता होगा, वो उनको समझा सकेगा। ये देखिए, ये हमारे पास ब्रोशर है, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हमने तस्वीरी, ठीक है, भी तस्वीरें भी लगाई हैं ताकि खवातीन को मतलब वो पता चल सके कि किस तरह हमने चेक करना है, किस तरह चेक करना और कब चेक करना है। सही। अच्छा, ये तो बात हो गई, यहाँ तक बहुत सारा टाइम मैं आपका ले चुका हूँ, इसको क्लोज करते हैं। कैंसर का जो इलाज है ये तो मतलब बड़े मुमालिक में हम कहते हैं कि जी बड़े अच्छे तरीके से होता है। पिछले 10 सालों में मतलब 2010 के बाद से क्या इसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट्स आई हैं जिससे अब हम कह सकें कि जी कैंसर पहले जो था, आज से 10 साल पहले इतना काबिल इलाज नहीं था जितना कि अब हो चुका है? कोई नई मशीन्स आई हों, कोई नए तरीका कार आए हों जिनसे इसको रिकवर करने में मतलब आसानी हो सके? देखिए, तरीके कार की बात अगर मैं करूं तो साइंस तो हर वक्त भी रोज एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। एक्सपेरिमेंट भी हो रही है, नई ड्रग्स आ रही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, नई ड्रग्स आ रही हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट के नए मेथड्स आ रहे हैं, लेकिन बात वही है, सही स्टेज। ठीक है, मतलब दवाई भी उस वक्त काम करेगी जब अर्ली स्टेज में आपको डायग्नोज हो जाए। बिल्कुल। अब देखिए, बेशक नई दवाइयां आई हैं, बेशक नए मेथड्स आ गए हैं रेडिएशन देने की, लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 में आएंगे तो व्हाट अबाउट दिस न्यू मेथड्स? न्यू मेथड वो भी काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये है कि महंगा है बहुत ज्यादा इसका जो इलाज है, तो क्या दीनार कैंसर हॉस्पिटल में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई इस तरह का इशू है और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, दीनार जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक हॉस्पिटल है जी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 अस्पताल हैं, ठीक है, जो कि हर बड़े शहर के अंदर है। सही। और दीनार उसमें से एक है। और हर हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है। जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सही, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने सेहत सहूलत कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक। और कैंसर के पेशेंट के लिए अनलिमिटेड फंड्स हैं। आपको ये शायद जान के हैरत, सेहत सहूलत कार्ड है, इसमें अनलिमिटेड फंड हैं कैंसर के पेशेंट्स के। अनलिमिटेड। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी। देखिए, कैंसर की दवाइयां जो हैं वो रोज बरोज उसके अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है। महंगी से महंगी दवाई आ रही है। एक दवाई की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो टारगेटेड थेरेपी है ब्रेस्ट कैंसर में, उन मरीजों में इस्तेमाल होती है जिनके अंदर एक खास किस्म का फैक्टर होता है जिसको हम HER2 कहते हैं, वो पॉजिटिव आता है, तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्टुजुमैब। सही। ये दवाई हम पहले सोच नहीं सकते थे कि हम किसी गरीब बंदे को दे सकते। अच्छा। इस दवाई की कीमत 1,30,000 है। सही। और ये 1 साल के लिए लगनी है। अच्छा जी हाँ। हर मंथ में होता है इसका साइकिल? हर 3 हफ्तों के बाद, मतलब विद इन मंथ एक मर्तबा है ये, लेकिन पूरे 1 साल के लिए। सही। तो पहले यानी 12 लाख 12.5 से ऊपर ये चला जाएगा। 17, 18, 16 या 17 साइकिल्स बनते हैं। तो पहले तो हम ये सोच नहीं सकते थे हम किसी अपने पेशेंट को ये दवाई बिल्कुल फ्रीक्वेंटली दे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सेहत सहूलत कार्ड की वजह से ये दवाई भी हम देते हैं। सही। हर किस्म की जो टारगेटेड थेरेपी है, ठीक है, जो लाखों में है, वो हम इसके थ्रू दे सकते हैं सेहत कार्ड के जरिए। सेहत कार्ड। अब कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं रुकेगा। आपकी अपनी गफलत की वजह से तो वो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अदरवाइज फंड्स का ऐसा इशू नहीं है। कोई भी गरीब से गरीब बंदा जो है वो अपने सेहत कार्ड के बिहाफ के ऊपर जो है अनलिमिटेड ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है, चाहे उस पर जितना भी खर्चा हो जाए। एक मरीज, उसको कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, खातून थी, वो साइकिल भी पूरा हो गया, रेडिएशन सब कुछ कंप्लीट हो गया, वो सेहत याब हो गई। उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए?
देखिए, जब एक खातून का ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है जी, कुछ इनमें से खवातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने हार्मोन की टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है। ठीक है, वो हम कहते हैं रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। उसके अंदर हम दवाइयाँ देते हैं, नॉल्वाडेक्स। जी हाँ, जो पेशेंट्स हैं वो यंग होती हैं। अच्छा, एक तासुर ये भी आया कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कि ये नॉर्वाडेक्स जो है ये तो वैसे भी मतलब कैंसर को खत्म करने की वजह उसमें बढ़ोतरी का सबब बनती है, ऐसी कोई आई रिसर्च? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने बड़ी अजीब सी बात आपके मुंह से सुनी है। हाँ, ये मुझे हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर पेशावर में है, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये तो ठीक नहीं है दवाई। ऐसा नहीं है। देखिए, नॉल्वाडेक्स जो है ये ऐसी दवाई है कि ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। ER, दो रिसेप्टर्स होते हैं जी, वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम नॉल्वाडेक्स देते हैं। और नॉल्वाडेक्स बेसिकली उन औरतों को दी जाती है जो कंपैरेटिवली यंग होती हैं, जिनके पीरियड्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम नॉल्वाडेक्स जो है उन पेशेंट्स को देते हैं, यंग पेशेंट्स को। पहले ये 5 साल के लिए दी जाती थी, लेकिन अब रिसर्च ने साबित किया है कि इन खवातीन को 10 साल तक नॉल्वाडेक्स देनी चाहिए। सही। ठीक है, नॉल्वाडेक्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगी कि लोगों के अंदर फोबिया क्रिएट हो जाए। फोबिया भी क्रिएट हो जाएगा और हर मतलब उसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ पेशेंट्स पर मुख्तलिफ नौइयत के नजर आते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा जी, ये तो मैंने यंग पेशेंट्स की बात की जिनके साइकिल जो है वो रेगुलर है और चल रहे हैं। ओल्ड पेशेंट जो पोस्ट मेनोपॉजल, जिनकी माहवारी खत्म हो चुकी है, सही, उनके लिए भी एक अलग से दवाई है। ठीक है, वो भी हम 7 से 10 साल तक के लिए देते हैं। अच्छा, जी हाँ, ये मेंटेनेंस थेरेपी है। ये तो चलो आपकी बात ठीक हो गई कि 7 से 10 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। जो ट्रीटमेंट हो जाता है, मरीज सेहतयाब हो जाते हैं, तो ये एक बात मेरे सुनने में आई थी कि उन पेशेंट्स को मना किया जाता है, आप आग के करीब नहीं जाएंगे, आप ज्यादा देर धूप में नहीं बैठेंगे। ऐसा कुछ अच्छा है कि उससे रेड सेल की बढ़ोतरी जो है धूप में ज्यादा हो जाती है और फिर उसका कोई इफेक्ट होता है, तो ऐसी कोई बात है? ऐसी साइंस के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अलबत्ता मिसकंसेप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिस तरह कुछ खवातीन आके कहती हैं कि जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ घर में इम्तियाजी सलूक किया जाता है। कैसे? हमारे साथ बैठा नहीं जाता कैंसर की वजह से। बहुत गलत बात है। हाँ, बहुत गलत कि हम एक प्लेट में किसी के साथ खाना नहीं खा सकते। वो ये कहते हैं कि ये छूत छात की बीमारी है, आपको कैंसर है तो आपसे मुझे लग जाएगा। सही। तो आपके प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल आप खवातीन को और सबको बताना चाहती हूँ कि कैंसर छूत छात की बीमारी नहीं है और ये एक दूसरे को नहीं लगती। ठीक है, इसलिए कैंसर के मरीजों को फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है, ना कि उनको आइसोलेट करने की। मतलब ऐसा ना हो कि आप उनको एक साइड पे डाल दें, उनकी रही से हिम्मत जो है वो भी खत्म होता है। कई खवातीन बताती हैं। सही कि ऐसा हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होता है, आप हमारे घर, इसी वजह से ये लोग छुपा लेते हैं ना। छुपाने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। चलें, ये बात हो गई कि जब मरीज सेहतयाब हो जाता है तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर जो उनको मेडिसिन दी गई है वो रेगुलर उन्होंने इस्तेमाल करनी है। पहली बात जी, फॉलो अप। कैंसर के मरीजों, ये जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं, उनका एक खास हर 6 हफ्तों के बाद या 2 महीने के बाद एक फॉलो अप होता है। फॉलो अप मीन चेकअप। फॉलो अप मीन चेकअप। ट्रीटमेंट के बाद का जो चेकअप है वो फॉलो अप है। तो वो रेगुलरली उनको करवाना चाहिए। सही। ठीक है, साल में एक दफा जो ब्रेस्ट जिसमें बीमारी नहीं है जी, उसको मेमोग्राम कराना चाहिए। ठीक है, और अगर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की है, दोनों ब्रेस्ट इंटैक्ट हैं, तो दोनों का हर साल करवाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जी क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर का बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि हर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते की बात करना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, इलाज खत्म हो गया, डॉक्टर ने इनको दवाई पे डाल दिया, डॉक्टर तो उनको समझाते हैं कि आपने फॉलोअप के लिए किस तरह आना है, लेकिन वो नहीं आते। और जब आते हैं 2 या 3 साल के बाद, तो फिर वो एक नई चीज के साथ आ रहे होते हैं। सही, मतलब जब आप सेहतयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो ताल्लुक है वो डॉक्टर से खत्म, टूटना नहीं चाहिए। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी स्पेसिफिक डेरा इस्माइल खान के अवाम को या पूरे पाकिस्तान के हमारे जो अवाम इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? देखिए, मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी जी, हर औरत और हर बच्ची जो कि 20 साल से ज्यादा उम्र की है, हर महीने 5 मिनट अपने आप को दें, अपनी बॉडी को देखें और उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सही।
और अगर 30 और 40 साल के दरमियान में तो आप हर 3 साल के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप 40 साल की हैं, हर साल अपना एक मेमोग्राम करें। ये 3 चीजें हैं। सही। ये 3 चीजें अगर हर खातून और हर बच्ची इसको याद कर ले और इसको अडॉप्ट करे, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला हम ब्रेस्ट कैंसर को इंतहाई इब्तदाई स्टेज में डिटेक्ट भी कर सकेंगे और फिर उसका इलाज भी और इसका इलाज भी आसान होगा। और सबसे बड़ा ट्रॉमा जो एक औरत को होता है कि उसका एक वाइटल ऑर्गन जो है वो हम निकाल देते हैं, वो रिमूव होने से बच जाएगा। फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच जाएगी, उसकी फेमिनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर नबीला जावेद साहिबा जो थी वो हमारे साथ मौजूद थी। स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, दिनार कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां जो है उनसे वो ओहदा बरा हो रही हैं। बात हो रही थी ब्रेस्ट कैंसर की कि 99% खवातीन में जो है ब्रेस्ट कैंसर है और 1% आज हमें ये पता चला कि मर्दों में भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब जितनी भी बातें आपने सुनी, जितनी भी एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो कैंसर से बचाव जो है वो मुमकिन है, क्योंकि कैंसर कोई ला इलाज मर्ज नहीं है। हाँ, अगर स्टेज 0, 1, 2 में 1 में वो डिस्कवर हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है, फिर तो ठीक है, लेकिन 2 के बाद अगर डायग्नोज होता है तो उसमें फिर चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस तमाम तर प्रोग्राम को देखने के बाद हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी बातें आज आपने हमारे प्रोग्राम से सीखी, आप दूसरे लोगों तक भी ये बातें पहुंचाएं और उनमें कैंसर की बीमारी का जो शऊर है वो उजागर करें। अगले प्रोग्राम में एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।